हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और यहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं वेल्डर ट्रेड का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोग पूरा जो कंप्लीट हमने एक पीडीएफ बनाई हुई है 1000, जिसमें क्वेश्चन है लगभग लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बीआरओ का हो गया, डीआरडीओ का हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, एनसीएल हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीआईटीएस का हो गया, आईटीआई का हो गया। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो सबके लिए काम में आएगी और सारे क्वेश्चन बार बार वही वही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी पार्ट बी में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का हमने कंबाइंड एक बनाया है। तो इसको जो है पूरा पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पे करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे से बेहतरीन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये आपको प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इसरो के हो गए, डीआरडीओ को हो गया, बार्क हो गया, एनसीएल हो गया, वो सारे ये देखिए ये इसरो का पेपर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं बारी बारी से। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे मोटिवेशन मिले। और वेल्डर ट्रेड वालों के लिए जो है काफ़ी कम चैनल हैं जो ऐसे सॉल्यूशन लाते हैं, वो मैंने देखा। उसके बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि वेल्डर ट्रेड वालों के लिए भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारा मेन जो उद्देश्य था वो सिर्फ फिटर के लिए था। तो आज जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो एनसीएल का क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएल का भी क्वेश्चन जो हुआ था पेपर 2020 में। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे वेल्डर ट्रेड थ्योरी में होता क्या है, देखिए 1 साल का जो है आपके पास आईटीआई होना चाहिए। पेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, देखिए जो ये एग्ज़ाम होता है एनसीएल का, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का होता है। इसमें वेल्डर ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है 1 ईयर, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर आता है, 70 टेक रहता है, यानी कि आपकी ट्रेड थ्योरी से रहती है। ठीक है, और 30 जो है वो जीके जीएस मैथ। ठीक है, ये 3 चीज़ रहता है। तो यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन हम लोग नहीं देखने वाले, हम 70 को कवर करेंगे। ठीक है, मेरा जो प्रोस्पेक्टस रहेगा पढ़ाने का वो टोटली जो है टेक्निकल बेस रहेगा, ट्रेड थ्योरी बेस्ड रहेगा। तो इसलिए जो है आप लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। फिर भी अगर आप लोग अगर कहेंगे फ्यूचर इन फ्यूचर, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जैसे आईटीआई वालों के हिसाब से जो है जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, तो मैं आगे कवर कराने की कोशिश करूँगा। बट अभी मैंने जो है सिर्फ इतना ही सोचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखेगा आसानी से। मैं यहाँ पे बहुत आसानी से चलूँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग बिल्कुल बेशक कमेंट करिएगा। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि आग होती क्या है। आग है ना, तो आग यानी कि फायर। आग जलाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। यहाँ इंग्लिश वाले में हम लोग लिखेंगे, अगर आप लोग इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इसेंशियल फॉर फायर। ठीक है, तो फायर के लिए जो है वो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद फ्यूल और हीट, यानी कि ऑक्सीजन, ऊष्मा और आपका ईंधन। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पूछा गया है आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो कार्बन डाई जो गैस होती है इसको हम लोग आग बुझाने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीनों चीज़ों की जो है वो आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी मैक्सिमम जो है वो हमारे सब्सक्राइबर जो है वेल्डर ट्रेड थ्योरी के वो कन्नड़, तमिलनाडु, तेलंगाना साइड से हैं। तो वो लोग इंग्लिश में यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, तो उनके लिए जो है वो बेटर होगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस परसेंटेज इज मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस की प्रतिशतता जो है वो सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। तो प्रतिशतता में सबसे अधिक
को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 78% होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे क्या होता है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन के अनुसार इतना होता है, ठीक है। वेट के अनुसार यानी वजन के अनुसार 23, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, शायद 78 या 71, 78 ही होता होगा, ठीक है। आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 21%, कुछ दशमलव का हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद CO2 जो है वो बहुत कम होता है, तो ये जो है बहुत मिनिमम मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 78 यहाँ हो गया आपका, और 22% बचा, तो 22 में ये हो गया। अब 1% में सारी गैसें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो 78% ये हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन सबसे अधिक होगा, नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब आते हैं हम लोग, अलौह मिश्र धातुओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो अलौह मिश्र धातुएं होती हैं उसमें क्या नहीं होता। अलौह का मतलब होता है नॉन फेरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉन फेरस एलाय। तो नॉन फेरस का मतलब होता है कि जिसमें आयरन ना हो, जिसमें आयरन ना हो, ठीक है। तो जिसमें आयरन ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें अलौह धातु, ठीक है। तो अलौह धातु में जो है वो क्या नहीं पाया जाता है, तो आप देखेंगे तो विच फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉन फेरस एलाय। देखिए जिसमें आयरन होता है उसको हम लोग फेरस बोलते हैं, तो इसका मतलब कि कौन सा नॉन फेरस होगा, तो जिसमें आयरन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या नहीं पाया जाता है अलौह धातु में। तो अलौह धातु में सिर्फ आयरन ही नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर अलौह धातु में आयरन आ गया तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, वो आपका लौह धातु बन जाएगा, है ना, यानी कि फेरस बन जाएगा, फेरस बन जाएगा। तो इसलिए जो है वो आयरन इज द, लोहा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि वेल्डिंग करते समय हमको इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पेन होता है ना, आप वेल्डिंग करते समय कहीं देखे होंगे किसी वेल्डर को, तो एक पेन ऐसा रॉड होता है, उस रॉड को गला गला के पिघला पिघला के डालता है वो, है ना, जहाँ पे चिंगारी निकलती है। आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वही इलेक्ट्रोड होता है, तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग होती है जिसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड ये यूज़ करते हैं ना, ये ख़त्म ही नहीं होता है भाई, ये जो है नॉन कंज्यूमेबल होता है। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ओके। तो नॉन कंज्यूमेबल का मतलब ये हो गया कि ख़त्म ना होने वाले इलेक्ट्रोड। तो ध्यान दीजिएगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी कि GTAW, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद CO2 सील्डेड वेल्डिंग और नाना देवा। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होती है ना, तो जो टंगस्टन होगा, तो टंगस्टन जिसमें भी होगा तो उसको हम T से टंगस्टन, तो T से टाइट एज्यूम करेंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी है, आप लोग पूरी थ्योरी क्लासेस जो है वेल्डर ट्रेड की हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे चैनल की, तो पूरी आपको थ्योरी मिल जाएगी। वहाँ पे पूरा हमने व्हाइट बोर्ड पे बाकायदे अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। हमने आपको सिर्फ यहाँ पे याद करने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि गैस टंगस्टन, तो टी जिसमें आ गया तो इसका टी का मतलब क्या होता है, टाइट। तो टाइट का मतलब क्या हो गया, अब टाइट हो गया तो भाई ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब गैर कंज्यूमेबल हो गया। वहीं पे मेटल आर्क वेल्डिंग की बात जब आएगी तो यम से क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। या फिर यम से क्या कहेंगे, मुलायम। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि उपभोज्य इलेक्ट्रोड किस में होगा, बी में होगा। और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, गैर उपभोज्य होगा। तो इस क्वेश्चन का चौथे नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा का निर्माण आपको करना है, ठीक है। यानी कि हीट इट इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप इसको समझें अगर, तो वेल्डिंग क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा इसको आपको समझ आना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। वेल्डिंग जो होती है वो तीन प्रकार की होती है।
एक होती है ठोस, द्रव और ठोस धन द्रव। ठीक है, तो ठोस में क्या आती है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग यानी कि घर्षण वेल्डिंग हो गई, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गई। ठीक है, इस टाइप की वेल्डिंग जो होती हैं वो किस में आती हैं, ठोस में आती हैं। लिक्विड में क्या आती है, केमिकल यानी रासायनिक। उसके बाद आर्क, ये वेल्डिंग जो होती हैं वो किस में आती हैं, द्रव वेल्डिंग में आती हैं। और ठोस द्रव में कौन कौन सी आती हैं, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। तो रासायनिक वेल्डिंग में जो दो वेल्डिंग आती है वो कौन कौन सी होती है, एक होती है गैस वेल्डिंग, एक होती है थर्मिट वेल्डिंग। तो गैस और थर्मिट जो होती है वो रासायनिक में आती है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, इसमें सबसे पहले नाम में ही दे दिया है आप, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया में सिर्फ दो वेल्डिंग आती है, गैस वेल्डिंग, एक थर्मिट वेल्डिंग। तो देखिए ये तो घर्षण वेल्डिंग हो गई, तो ये ठोस वेल्डिंग में चली गई, फ्रिक्शन हमने आपको बता दिया। प्रतिरोध वेल्डिंग ये भी नहीं है। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, तो ये आर्क वाले में चला गया है, तो द्रव वेल्डिंग का ही, लेकिन ये कहाँ चला गया, आर्क में चला गया। वहीं पे थर्माइट आर्क वेल्डिंग का मतलब हो गया थर्मिट आर्क वेल्डिंग, सॉरी आर्क नहीं, थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग किस में आया, रासायनिक वेल्डिंग में आया, जिसमें गैस और थर्मिट अलग अलग थे। तो थर्मिट में जो है वो केमिकल रिएक्शंस यूज होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं यूज होती हैं, इसलिए जो है थर्मिट वेल्डिंग में क्या होगा, ऊष्मा का निर्माण होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा H किस प्रकार व्यक्त की जाती है। तो ये फार्मूला होता है H बराबर I² RT। आप इसको याद रखिए खूब ध्यान से, क्या याद रखेंगे, H बराबर I² RT। ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करता है। द वोल्टेज नीडेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग हो गई, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गई, उसमें जो वोल्टेज होगा वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ वेल्ड पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी वो एरिया पर भी निर्भर करेगा, वो थिकनेस पर भी निर्भर करेगा और रचना पर भी निर्भर करेगा, यानी कि कंपोजिशन पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग जो होती है वो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो प्रतिरोध वेल्डिंग, ये मैं बार बार थ्योरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है पूछ सकता है। तो ये होता है स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, ये सारी वेल्डिंग किस में आती हैं, ये सारी वेल्डिंग जो है वो आती है प्रतिरोध वेल्डिंग में। ठीक है, तो उसके बाद एक प्रिक्वेशियन वेल्डिंग, ये भी जो है ये इसी वेल्डिंग में आती है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर वेल्डिंग आप देख रहे हैं ये सॉलिड वेल्डिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, बट वेल्डिंग भी जो है वो स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, बट ये सब किस में आते हैं, ये सब प्रतिरोध वेल्डिंग के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर वेल्डिंग हो गया ये आपका ठोस वेल्डिंग के अंतर्गत आ गया, तो इसलिए जो है यही जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नहीं आएगा, दाब वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद कौन सी लौ कटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। कटिंग कार्य के लिए यानी कि कटिंग ऑपरेशन के लिए विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग। तो कटिंग के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। ठीक है, देखिए जो गैस वेल्डिंग होती है ना, उस गैस वेल्डिंग में 3 प्रकार की ज्वालाएं निकलती हैं। इन 3 प्रकार की ज्वालाएं कैसे निकलती हैं, जब एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है C2H2 और ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो होता है वो जब हम लोग घटाते बढ़ाते हैं तो हमारा जो है ये 3 प्रकार की ज्वालाएं निकलती हैं। इसका आप जब थ्योरी देखेंगे हमारी क्लास में तो वहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे न्यूटन लॉ में क्या होता है कि 1:1 होता है अगर, तो न्यूट्रल बनता है। कार्बोराइजिंग में क्या हो जाता है कि C2H2 जो है वो अधिक हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। ऑक्सीकरण लॉ में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अधिक हो जाता है और एसिटिलीन जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए कटिंग कार्य के लिए आपको जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, ऑक्सीकरण लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो आर्क वेल्डिंग
में संतोषजनक वेल्डिंग संचालन प्राप्त करने के लिए नियंत्रित किए जाने वाले 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है करंट, वोल्टेज और स्पीड ऑफ ट्रैवल। यही 3 चीज़ें जो है वो संतोषजनक वेल्डिंग को जो है नियंत्रित करती हैं और संचालन करने में उसके मदद प्रदान करती हैं। यही 3 तत्व होते ही हैं जो कि चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं 3 चीज़ों का हम लोग ध्यान भी रखते हैं हमेशा। ठीक है, किसका किसका? करंट, वोल्टेज और स्पीड ऑफ ट्रैवल, यानी कि कितनी तेज़ी से आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, जो रूट रन होता है वो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द कॉमनली यूज फ्लक्स इन ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में जो है, ब्रेजिंग को हम लोग हिंदी में टाँकना बोलते हैं। तो जो टाँका होता है उसमें आमतौर पर उपयोग होने वाला जो फ्लक्स होता है वो आपका क्या होता है? वो बोरेक्स होता है। ठीक है, बोरेक्स का मतलब क्या होता है? सुहागा। ठीक है, अब सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या होता है? ये सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप की वेल्डिंग है, यानी कि ठोस द्रव वेल्डिंग में आती है। ठोस धन द्रव वेल्डिंग में सिर्फ यही 2 वेल्डिंग आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है सोल्डरिंग, एक आती है ब्रेजिंग। इसका टेम्परेचर 810 तक मैक्सिमम हो सकता है। इसका टेम्परेचर जो है हम लोग जनरली 320 तक, 310 तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, 400 तक भी कहीं कहीं लिया जाता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा वो बेस मेटल से सदैव कम रहेगा, यानी कि कार्यखंड के गलनांक से कम रहेगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए आप 12वें नंबर पे। 12वां नंबर क्या है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। तो हमने अभी आपको बताया था कि स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, ये सब वेल्डिंग क्या होती है? ये सब वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। तो प्रतिरोध वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग होती है? स्पॉट हिंदी में लिखते हैं, सीम और प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जो स्पॉट होता है ना, वो स्पॉट वेल्डिंग एक ही पॉइंट पे वेल्डिंग करता है। जैसे मान चलिए आपके पास ये 2 चादर होती है, ये 2 शीट मेटल की चादर हो गई ना, तो इसको आपस में आएगा, यहाँ से एक पंच जैसा आएगा, खच्च से यहाँ पे दबा देगा, तो यहाँ पे हमारी स्पॉट वेल्डिंग बन जाएगी। लेकिन जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है ये मल्टी स्पॉट होता है, यानी कि इसमें कई सारे जो है स्पॉट हम लोग बार बार जो है एक ही समय में जो है एक साथ कई सारे स्पॉट हम लोग क्रिएट कर देते हैं। यानी कि एक साथ जो है ये पंच जो है यहाँ भी कर देगा वेल्डिंग, यहाँ भी कर देगा, यहाँ भी कर देगा, 3-4 जगह वेल्डिंग कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पॉट वेल्डिंग होती है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग लगभग लगभग सेम होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि स्पॉट जो है वो एक जगह पे फट से वेल्डिंग करता है, और प्रोजेक्शन जो है वो कई जगह पर, इसीलिए कई जगह के हिसाब से जो है इसका नाम मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्या है? सीम वेल्डिंग इज ए। तो सीम वेल्डिंग में आप क्या जाएंगे? सीम वेल्डिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग होती है। अब मल्टी स्पॉट वेल्डिंग और सीम कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग में ये फ़र्क होता है कि मल्टी स्पॉट वेल्डिंग जो होती है वो तो खट 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 मतलब कि नगेट के थ्रू जो है पंचिंग टाइप से जो है करती है। ठीक है, लेकिन जो सीम वेल्डिंग होती है इसमें रोलर लगे होते हैं। तो रोलर क्या होगा? एक तरफ से दूसरी तरफ रोल होता है, तो रोल होता है तो लगातार इसमें वेल्डिंग होती है। और इसमें क्या होता था, बीच बीच में छोड़ छोड़ के हम खटपट जो है वेल्डिंग करते थे। तो जो सीम वेल्डिंग होती है इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं, यानी कि निरंतर जो है इसमें स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया होती रहती है। 13 नंबर। ठीक है, 13 का जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग। तो देखिए पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी जो है वो करंट की दिशा बताती है। पोलैरिटी जो है वो करंट की दिशा बताती है। कौन? पोलैरिटी। तो पोलैरिटी जो है वो करंट की दिशा बताती है। पोलैरिटी जो है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। पहली कौन सी होती है?
स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरी होती है रिवर्स पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है आपका EWS, ऐसे आप ट्रिक याद करिए। यस से क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, यस से क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। ई में आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे 3 लाइन है ना, तो एक लाइन और खींच दिए तो मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वर्कपीस क्या बचा, पॉजिटिव बचा। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है, वर्कपीस पॉजिटिव होता है। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वर्कपीस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है। इन रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड धारक जो है वो नेगेटिव से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि रिवर्स पोलैरिटी में जो है वो इलेक्ट्रोड जो है हमारा पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोड धारक पॉजिटिव से जुड़ा होता है और कार्य नेगेटिव से। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क इज टू नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 15वें नंबर पे। फ्लैश बट वेल्डिंग है। तो फ्लैश बट वेल्डिंग जो है इसमें से कौन सी वेल्डिंग होती है आपको ये बताना है। तो फ्लैश बट वेल्डिंग जो है वो एक प्रकार की प्रतिरोध वेल्डिंग ही है। आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो हमने आपको बताया था, यहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए हमने आपको बताया था कि स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन और बट, ये सारी वेल्डिंग जो है वो प्रतिरोध वेल्डिंग का ही उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन आप हमारी थ्योरी अगर देखेंगे, पूरी क्लासेज एक तरफ से 17 से 18 क्लासों में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका, उसको आप देख लेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने करवाए हैं सारे आप देख लीजिए। उसके बाद वेल्डिंग के लिए पूर्व तापन करना किस लिए ज़रूरी होता है। प्री हीटिंग इज़ इसेंशियल इन वेल्डिंग। तो प्री हीटिंग देखिए होता क्या है। प्री हीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन की हम लोग प्री हीटिंग करते हैं। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा के प्री हीटिंग का मतलब ये हो कि जैसे हम लोग ढलवा लोहा की वेल्डिंग करते हैं उससे पहले उसको 2-4 मिनट पहले गर्म कर देते हैं, 2-4 सेकंड पहले। इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्च जो होता है ना वो ऐसे रखते हैं और ये फ्लेम हो गई मान के चलिए, तो यहाँ पे वेल्डिंग हो रही, तो यहाँ की जो आँच होती है, जो गर्माहट होती है, यहाँ से जो है वो जो है प्री हीटिंग होता रहता है और यहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो रही होती है। तो प्री हीटिंग इसीलिए करते हैं जिससे कि मटेरियल जो है थोड़ा सा मुलायम हो जाए और उसमें किसी प्रकार का वेल्डिंग दोष उत्पन्न ना हो। पोस्ट हीटिंग भी होती है जो वेल्डिंग के बाद की जाती है। प्री हीटिंग जो है वो वेल्डिंग के पहले की जाती है, सिर्फ इसलिए सॉरी सी ऑप्शन। तो ये क्या हो गया, कास्ट आयरन, हमने आपको उदाहरण भी बताया था यहाँ पे ढलवा लोहा, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये वेल्ड स्पैटर जो होता है वो एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। हमने आपको यहाँ पे कास्ट आयरन ढलवा लोहा बार बार बता रहे हैं, बट हमने यहाँ पे टिक कर दिया, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो कास्ट आयरन की जो है हम लोग प्री हीटिंग करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है बहुत ही भंगुर होता है। वेल्ड स्पैटर क्या है, एक प्रकार का वेल्डिंग दोष होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इन मिग वेल्डिंग हीलियम और आर्गन इज़ यूज इन ऑर्डर टू। तो हीलियम और आर्गन जो होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम और आर्गन जो होता है ना वो सील्डिंग मीडियम के लिए भी प्रयोग होता है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोकना और जंग लगने से रोकना और हमारे जो अंदर हमारा जो वेल्डिंग हो रहा है उसको जो है सुरक्षित रखना काम इसका होता है। ठीक है, तो इसका इसलिए काम क्या हो जाएगा, एक्ट एज सील्डिंग मीडियम, यानी कि परिरक्षण माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज़ यूज टू वेल्ड मेटल लाइक। अब देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी वो सदैव जो है वो मुलायम मटेरियल को वेल्ड करेगी। ऑक्सीडाइजिंग जो है SING वो क्या करेगी, लाइक ब्रास हो गया आपका। ठीक है, ब्रास के साथ साथ आपका क्या हो गया, कॉपर वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल क्या करेगा, न्यूट्रल क्या करेगा आपका, न्यूट्रल करेगा स्टील को। ठीक है, और जो कार्बोराइजिंग होगा, कार्बोराइजिंग करता है आपका जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ों को जो है जो, और जैसे
यानी कि हैवी मटेरियल जो हो गए उसको जो है करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए हमने यहाँ पे क्या सीखा, ब्रॉस और कॉपर, यानी कि कॉपर, ब्रॉस और साथ साथ ब्रॉन्ज भी अगर आ जाए, ठीक है, तो वो भी हम लोग इसी से करेंगे। ठीक है, अब देखिए एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित की जाती है। तो एसिटिलीन जो होती है उसको हम लोग एसीटोन के फॉर्म में, एक जो है वो चूना जैसा होता है, आप कहीं देखेंगे इस टाइप की वेल्डिंग, तो चूना जैसा लाएगा और वो डाल देता है उसमें। तो पहले तो जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसको क्या करता है, रखता है। ठीक है, यानी कि घोल करके उसको डालता है, और घोल करके डालने के बाद जो है वो जाता है अपना रेगुलेटर वगैरह ऑन करता है, वहाँ से अपनी सारी वेल्डिंग काम शुरू कर देता है। तो इसलिए एसिटिलीन को जो हम लोग स्टोर करते हैं सिलेंडर में, वो हम लोग लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव यानी कि तरल रूप में हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लग रहा होगा। तो अगला टॉपिक जो है इसके आगे 21 नंबर से हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करके जाइएगा, और कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा। जो भी जैसा लगा हो कमेंट जरूर करके बताइए हमको कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।